नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के सीईटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, भारत में बैंकिंग व्यवस्था है। इसमें कॉमर्शियल बैंकों पे अपन बात करने वाले हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंकों के क्या काम होते हैं, ये सारी चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं। तो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं बेटा व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक समझिए इसको, व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक को शॉर्ट में कह सकते हैं अपन सीबी, कॉमर्शियल बैंक। बेटा व्यापारिक बैंक हैं, इनके दो नाम और हैं। इनको व्यावसायिक बैंक कह दो, इनको वाणिज्यिक बैंक कह दो। तो व्यापारिक बैंक कह दो तो भी चलेगा, व्यावसायिक बैंक कह दो तो भी चलेगा, वाणिज्यिक बैंक कह दो तो भी चलेगा। सबसे पहली बात, जब हम ऑफलाइन क्लासेज में विद्यार्थियों से पूछते हैं, बोले यार बेटा इन बैंकों का नाम व्यापारिक बैंक क्यों है। पहली बात तो व्यापारिक बैंक होते क्या हैं। व्यापारिक बैंक सीबी है, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं जो सामान्य बैंकिंग कार्य करे, सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं, उनको बेटा जी व्यापारिक बैंक कहा जाता है। अब सामान्य बैंकिंग का मतलब यहाँ क्या है। सामान्य बैंकिंग का मतलब है जो जनता की जमाओं को स्वीकार करे, जो जनता की जमाओं को या बचत को तो क्या करे, स्वीकार करे, और आवश्यकतामंद व्यक्तियों को ऋण दे। आवश्यकतामंद व्यक्तियों को, संस्थाओं को क्या देवे, ऋण देवे, उनको कहा जाता है व्यापारिक बैंक। तो एक बार फिर से देखिएगा, बात कर रहे हैं व्यापारिक बैंक क्या होते हैं। व्यापारिक बैंक को अंग्रेजी में कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में सीबी लिख दिया जाता है। व्यापारिक बैंक कह दो, व्यावसायिक बैंक कह दो, वाणिज्यिक बैंक कह दो, बात एक ही है। व्यापारिक बैंक होते क्या है। व्यापारिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं। सामान्य बैंकिंग का मतलब है जो जनता की जमाओं को स्वीकार करते हैं और आवश्यकतामंद व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं, उनको बेटा व्यापारिक बैंक कहा जाता है, कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। अब जब ऑफलाइन क्लासेज में हम बात करते हैं विद्यार्थियों से कि बेटा इन बैंकों का नाम व्यापारिक बैंक क्यों है, तो जनरली उत्तर आता है, बोले सर ये बैंक व्यापारियों को ऋण देते हैं इसलिए इनको व्यापारिक बैंक कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत उत्तर होता है। इनका नाम व्यापारिक बैंक इसलिए है क्योंकि ये बैंक बेटा मुद्रा के लेन देन का व्यवसाय करते हैं। ये बैंक मुद्रा के लेन देन की दलाली करते हैं। ये बैंक लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं, यानी ये बैंक बिजनेस करते हैं, ये बैंक व्यापार करते हैं। और व्यापार कैसा, मुद्रा के लेन देन का व्यापार करते हैं, मुद्रा के लेन देन की दलाली करते हैं, इसलिए इनका नाम है वो क्या है, व्यापारिक बैंक है। तो मुद्रा का लेन देन कह दो, मुद्रा का व्यापार कह दो, मुद्रा का व्यवसाय कह दो, मुद्रा के लेन देन की दलाली कह दो, ये करते हैं, इसलिए इनको कौन सा बैंक कहा जाता है, इनको व्यापारिक या व्यवसायिक बैंक कहा जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात बेटा, जो व्यापारिक बैंक है, ये व्यापारिक बैंक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, पहले तो इनको जान लिया हमने, व्यापारिक बैंक क्या है। फिर देखो व्यापारिक बैंक है, ये दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा इनके बारे में जान लें। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो अनुसूचित होते हैं और एक गैर अनुसूचित होते हैं। तो देखिए व्यापारिक बैंक हैं, व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनुसूचित, अनुसूचित, और एक होते हैं गैर अनुसूचित। ध्यान रखना, अनुसूचित बैंक वो हैं जिनका आरबीआई की सेकंड लिस्ट में नाम है, आरबीआई की सेकंड लिस्ट में नाम है ये। और गैर अनुसूचित बैंक वो हैं जिनका आरबीआई की सेकंड लिस्ट में नाम नहीं है, आरबीआई की सेकंड लिस्ट में नाम नहीं है। अब आप कहो जी गुरुजी नाम होने या नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। बेटा वो ध्यान रखना, ऐसे बैंक जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, आरबीआई से मान्यता प्राप्त है,
जिनके साथ में आरबीआई की गारंटी जुड़ी हुई हैं वो तो कौन से हैं? अनुसूचित बैंक है। और ऐसे बैंक जो आरबीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है, आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके साथ में आरबीआई की गारंटी नहीं है, वो कौन से कहलाते हैं? वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अनुसूचित बैंक हैं, इनको बेटा आरबीआई है, इसके पास सीआरआर रखना पड़ता है। आरबीआई के पास सीआरआर जानते हो ना, कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर रखना पड़ता है। ये सीआरआर क्या होता है आगे पढ़ेंगे अपन। जबकि गैर अनुसूचित बैंक हैं, इनको आरबीआई के पास सीआरआर रखना जरूरी नहीं है। आरबीआई के पास सीआरआर रखना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, अनुसूचित बैंक हैं, ये आरबीआई से ऋण ले सकते हैं। अनुसूचित बैंक आरबीआई से ऋण ले सकते हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक है, इनको सामान्य स्थिति में आरबीआई ऋण नहीं देता है। तो आप तो इतना ध्यान रखना, ऐसे बैंक जो आरबीआई की दूसरी सूची में जिनका नाम है, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, जो मान्यता प्राप्त हैं, वो अनुसूचित है। और ऐसे बैंक जिनका आरबीआई की दूसरी सूची में नाम नहीं है, आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपके गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अब बात आती है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं, इनके काम क्या होते हैं? की पॉइंट अपन बाद में देख लेंगे, पहले पूरा समझा देता हूं मैं। बेटा व्यापारिक बैंकों के काम क्या है, की पॉइंट बाद में देख लेंगे। व्यापारिक बैंकों के कार्य, तो व्यापारिक बैंकों का पहला काम है जमाएं स्वीकार करना। व्यापारिक बैंकों का पहला काम है जनता की, अपने ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार करना। और व्यापारिक बैंक बेटा 4 प्रकार के खाते खोल के जनता की जमाओं को स्वीकार करते हैं। एक तो होता है चालू खाता, जिसको कहते हैं सीए करंट अकाउंट। एक होता है बचत खाता, जिसको कहते हैं एसए सेविंग अकाउंट। एक होता है आवर्ती जमा खाता, जिसको कहते हैं आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स। और एक होता है सावधि जमा खाता, जिसको क्या कहते हैं एफडी फिक्स डिपॉजिट। तो बेटा जी व्यापारिक बैंकों का पहला काम है वो अपने ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार करना है। और व्यापारिक बैंक 4 प्रकार के खाते खोल करके अपने ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार करते हैं। और वो 4 प्रकार के खाते कौन कौन से हैं? पहला चालू खाता है, दूसरा बचत खाता है, तीसरा आवर्ती जमा खाता है और चौथा सावधि जमा खाता है। दोस्तों थोड़ा इन खाते के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चालू खाते की बात करें तो चालू खाता है, ये व्यापारियों के लिए श्रेष्ठ होता है। चालू खाता व्यापारियों के लिए श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि चालू खाते में एक कार्य दिवस में कितने ही बार धनराशि जमा करवाई जा सकती है और कितने बार धनराशि निकाली जा सकती है। धन जमा करवाने और धन की निकासी पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पर दोस्तों ध्यान रखना, चालू खाते में जमा राशि है उस पर बैंक ब्याज नहीं देता है। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे कम या शून्य ब्याज किस खाते पे होता है, तो सबसे कम या शून्य ब्याज चालू खाते में जमा राशि पर होता है। यानी चालू खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। दूसरा अपन का बात करें बचत खाता सेविंग अकाउंट। बचत खाता वेतन भोगियों के लिए श्रेष्ठ होता है। बचत खाता वेतन भोगियों के लिए श्रेष्ठ होता है, जिसमें ब्याज मिलता है, जो जनरली 3 से 3.5% तक वार्षिक होता है। तो बचत खाते पर ब्याज मिलता है जो लगभग 3 से 3.5% तक वार्षिक होता है। बेटा बचत खाते में और चालू खाते में एक अंतर है। चालू खाते में तो आपने कहा कि कितने बार धनराशि जमा कराओ और कितने बार धनराशि निकालो, कोई प्रतिबंध नहीं है। बचत खाते में धनराशि जमा करवाने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, एक कार्य दिवस में आप कितने बार धनराशि जमा करवा सकते हैं। पर धन की निकासी के ऊपर प्रतिबंध होता है। धन की निकासी पर प्रतिबंध होता है, जो सप्ताह में 3 बार और वर्ष में 150 बार होता है।
अब आप कहोगे कि सर मान लीजिए हमारा सेविंग अकाउंट है, हमने सोमवार को उसमें पैसा निकलवाया, मंगलवार को भी निकलवाया, बुधवार को भी निकलवाया और शनिवार को फिर से हम पैसा निकलवाने चले गए, तो बैंक हमारे को पैसा देगा या नहीं देगा? तो पैसा तो देगा, पैसा तो देगा, क्योंकि पैसा बैंक का नहीं, पैसा आपका है। पर बेटा उसके बदले बैंक आपसे हिडन चार्ज लेगा जो पैसा देगा, क्योंकि ध्यान रखना हर जो खाता है उसके साथ में निर्धारित सुविधाएं होती है। अगर उन निर्धारित सुविधाओं से अधिक सुविधाओं का भोग आपने किया है तो बैंक उसके बदले आपसे क्या लेता है? चार्ज लेता है। तो पैसा तो निकाल के देगा, पर बैंक उसके बदले आपसे चार्ज लेता है। तो बेटा जी ध्यान रखना, बचत खाता है, इसमें ब्याज मिलता है, धन जमा करवाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, निकासी पर प्रतिबंध है। एक लिमिट से ज़्यादा आप निकासी करते हो तो बैंक फिर उसके बदले आपसे क्या लेता है? चार्ज लेता है। ये बचत खाता होता है। तीसरा आवर्ती जमा खाता, जिसको आरडी कहते हैं। आवर्ती जमा खाता उन लोगों के लिए श्रेष्ठ होता है जिनकी निश्चित बचत है। ऐसे लोग जिनकी निश्चित बचत है तो उनके लिए आवर्ती जमा खाता श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आवर्ती जमा खाता में ब्याज की दर है वो बेटा बचत खाते से क्या होती? ज़्यादा होती है। पर ब्याज की दर हम बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आवर्ती जमा खाते में ब्याज की दर फिक्स नहीं होती है। आरडी और एफडी दोनों में ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है। इसमें ब्याज की दर बेटा समय अवधि के अनुसार चेंजेज होता है, इसमें समय अवधि के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए यह फिक्स रेट अपन बात नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, ऐसे लोग जिनके पास में निश्चित बचत है उनको अपनी राशि आवर्ती जमा खाते में डालनी चाहिए, क्योंकि आवर्ती जमा खाता है इसमें बचत खाते की अपेक्षा ब्याज है वो ज़्यादा मिलता है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आप बैंक में जाओगे और बैंक में जाकर के आप कहोगे कि साहब मेरे को आवर्ती जमा खाता खुलवाना, आरडी करवानी है, तो बैंक का मैनेजर आपसे पूछेगा कितने के आरडी करवाना चाहते हैं। तो आपने कहा कि 10,000 रुपये महीने की आरडी करवाना चाहता हूँ। फिर वो पूछेंगे कितने समय की करवाना चाहते हैं, तो आपने कहा 5 साल की करवाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आरडी में किस्त बनती है, यानी आपने कहा 10,000 रुपये, यानी हर महीने आपको कितने रुपये डालने हैं? 10,000 रुपये डालने हैं। कितने साल तक डालने हैं? 5 वर्ष तक डालने हैं। तो निश्चित धनराशि निश्चित अंतराल पर और निश्चित समय के लिए जो खाता होता है वो आवर्ती जमा खाता कहलाता है, वो आरडी कहलाता है। चौथा है सावधि जमा खाता, जिसको एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। सावधि जमा खाता किन लोगों के लिए श्रेष्ठ है? ऐसे लोग जिनके पास में एक मुश्त धनराशि है। ऐसे लोग जिनके पास में एक मुश्त धनराशि है और उसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है, उसका उपयोग वो भविष्य में करना चाहते हैं, तो उनको बेटा उसकी क्या करवा देनी चाहिए? एफडी करवा देनी चाहिए, क्योंकि इन चारों खातों में सबसे ज़्यादा जो ब्याज मिलता है वो एफडी पर मिलता है। तो एफडी है वो एक निश्चित समय के लिए करवाई जाती है, एक मुश्त करवाई जाती है और इसमें ब्याज की दर वो सबसे ज़्यादा होती है। तो व्यापारिक बैंकों का पहला काम आपने देखा, व्यापारिक बैंकों का पहला काम देखा जमाएं स्वीकार करना। कितने प्रकार के खाते खोल के? 4 प्रकार के खाते खोल के व्यापारिक बैंक वो जमाएं स्वीकार करते हैं। दूसरा व्यापारिक बैंकों का काम आप देखें तो दूसरा काम है ऋण प्रदान करना। दूसरा काम है ऋण प्रदान। एक तो काम है जमाएं स्वीकार करना, दूसरा काम है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना। तो 4 रूपों में ऋण व्यापारिक बैंक वो देते हैं। एक तो देते हैं नकद साख के रूप में, नकद साख के रूप में। एक देते हैं जमा साख के रूप में। एक देते हैं अग्रिम के रूप में, अग्रिम के रूप में। एक देते हैं अधिविकर्ष के रूप में, अधिविकर्ष जिसको कहते हैं ओडी, ओवरड्राफ्ट के रूप में। तो देखिए व्यापारिक बैंकों का पहला काम तो है जमाएं स्वीकार करना, दूसरा काम है ऋण प्रदान करना। ऋण कितने रूपों में? 4 रूपों में ऋण देते हैं। एक तो होता है नकद साख। नकद साख का मतलब होता है इफ़ यू गेट कैश फ्रॉम बैंक विंडो। अगर आपको बैंक के विंडो से आपको नकद में पैसा मिला, नकद में लोन मिला है, वो तो कहलाता है नकद साख। जैसे मान लीजिए आपको भैंस खरीदनी है और भैंस खरीदने के लिए आपने बैंक से लोन लिया है, 50,000 का लोन लिया है और बैंक ने आपको 50,000 रुपये की गड्डी आपके हाथ में दी है, वो कौन सा कहलाता है? नकद साख। इफ़ यू गेट कैश फ्रॉम बैंक विंडो
वो कहलाता है नकद साख, दैट्स कॉल्ड कैश क्रेडिट। दूसरा होता है जमा साख के रूप में। जमा साख का मतलब होता है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, आपको कैश नहीं दिया जाता, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर जो ऋण दिया जाता है वो आपका जमा साख कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए बेटा, हम होम लोन लेते हैं, हम कार लोन लेते हैं। मान लीजिए अपने 30 लाख का कोई मकान लिया है, उसमें 10 लाख रुपए अपन से जमा करवाए हैं और 20 लाख रुपए बैंक से लोन दिया है। तो 20 लाख रुपए बैंक आपके हाथ में नहीं देगा, आपसे तो केवल लोन के पेपर साइन करवाएगा, और जिस सोसाइटी को, जिस बिल्डर को भुगतान करना है, बैंक डायरेक्ट उसको भुगतान कर देगा। ये कौन सा कहलाता है? जमा साख। यानी आपसे केवल पेपर साइन करवाए गए हैं, आपको ऋण की राशि हाथ में नहीं दी गई है, जहां आपको भुगतान करना था वहां डायरेक्ट बैंक के द्वारा कर दिया गया है। इस प्रकार से जो ऋण दिया जाता है वो बेटा जी आपका जमा साख कहलाता है। तीसरा होता अग्रिम, अग्रिम एडवांस के रूप में। बेटा अग्रिम क्या होता है आप सब जानते हो। बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देता है, बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देता है, देता साहब। और क्रेडिट कार्ड की सबकी क्रेडिट लिमिट अलग अलग होती है और वो डिपेंड करती है आपके बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो देखिए अपन तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे को बैंक ने 1 लाख रुपए वैल्यू का क्रेडिट कार्ड दे रखा है, 1 लाख रुपए वैल्यू का क्रेडिट कार्ड दे रखा है। अब हमारे खाते में पैसा हो या नहीं हो, हम उस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक की खरीदारी कर सकते हैं। जहाँ से जिन अधिकृत दुकानों से अपन क्रेडिट कार्ड वैलिड होता है वहाँ से 1 लाख रुपए तक की खरीदारी कर सकते हैं। हम खरीदारी कर रहे हैं, भुगतान कौन कर रहा? बैंक कर रहा है, क्योंकि हमारे खाते में तो पैसा ही नहीं है। भुगतान कौन कर रहा? बैंक कर रहा है। अब बेटा इसका एक टाइम पीरियड होता है जनरली 45 से 50 दिन तक। अगर 45 से 50 दिन तक आप ये राशि है बैंक में जमा करवा देते हो तो बैंक किसी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं लेता है, और इसमें डिले करते हो तो बैंक आपसे चार्ज लेता है। तो देखिएगा, हमने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक की खरीदारी की और बैंक उसका भुगतान कर रहा है। जब तक हम खाते में पैसा नहीं डाल देते और बैंक उसको एडजस्ट नहीं कर लेता, तब तक वो हमारे ऊपर क्या है? एक प्रकार का कर्जा है। तो बेटा ये कहलाता अग्रिम, और अग्रिम होता भाई क्रेडिट कार्ड। चौथा है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष होता है ओडी, ओवरड्राफ्ट। पहली बात तो ध्यान रखना, अधिविकर्ष की सुविधा केवल चालू खाते में होती है। ओडी की सुविधा वो चालू खाते में होती है। अधिविकर्ष होता क्या है? बैंक अपने नियमित और विश्वसनीय ग्राहकों को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा देता है। जैसे मान लीजिए मैं बैंक का नियमित और विश्वसनीय ग्राहक हूँ, मेरा चालू खाता है और मेरे खाते में सपोज है, उदाहरण है, 20 लाख रुपए जमा है और मेरे को 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो बैंक ने मेरे को 30 लाख रुपए विड्रॉल का परमिशन दे दिया। अब मेरे तो कितने जमा? 20 लाख, और मैं निकाल के कितना लाया हूँ? 30 लाख। तो ये 10 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा निकाल के लाए हूँ ओडी कहलाता है, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। और बेटा ये एक प्रकार का मेरे ऊपर क्या है? कर्जा है, क्योंकि मेरे तो 20 लाख की निकाल के कितने लाए हूँ? 30 लाख। तो ये 10 लाख ओडी है और ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक प्रकार का कर्जा होता है। तीसरा काम है सेवा कार्य। तीसरा काम है वो है सेवा कार्य, यानी बैंक अपने ग्राहकों को किस किस प्रकार की सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाने का काम है, वो करता है। तो सेवा कार्य देखते हैं। सेवा कार्य तीसरा काम है, सेवा कार्य। सेवा में नंबर 1 बेटा कौन कौन सी सेवा देता है? एटीएम की सेवा देता है। नंबर 2 क्रेडिट कार्ड की सेवा देता है साहब। नंबर 3 लॉकर की सेवा, लॉकर देते हैं ना, लॉकर की सेवा। नंबर 4 मोबाइल बैंकिंग की सेवा, मोबाइल बैंकिंग, घर बैठे मैसेज आ जाता है ना, इतने पैसे डल गए, इतने निकल गए। 5वां है नेट बैंकिंग की सेवा, आजकल घर बैठे अपन ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, नेट बैंकिंग की सेवा। ये बेटा व्यापारिक बैंकों के सेवा कार्य है।
एटीएम क्या होता है? एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, तो एटीएम की सेवा दी जाती है, क्रेडिट कार्ड की सेवा दी जाती है, लॉकर की सेवा बैंकों के द्वारा दी जा रही है, मोबाइल बैंकिंग की सेवा दी जा रही है, नेट बैंकिंग की सेवा है वो बैंकों के द्वारा दी जा रही है। फिर आप देखें अगला काम है वो है एजेंट के रूप में कार्य। एजेंट कह दो, अभिकर्ता कह दो, एजेंसी कह दो। एजेंट के रूप में क्या काम करता है? चौथा काम, नेक्स्ट काम है इसका एजेंट के रूप में कार्य। एजेंट के रूप में, अब एजेंट के रूप में क्या काम करता है? बेटा बैंक है, वो अपने ग्राहक के द्वारा जारी किए गए चेक, अगर ग्राहक ने कोई चेक जारी किया, ग्राहक द्वारा जारी किए गए चेक, बिजली, पानी, टेलीफोन, बच्चों की स्कूल फीस, चेक है, बिजली है, पानी है, टेलीफोन है, बच्चों की स्कूल की फीस आदि का भुगतान करता है, आदि का भुगतान करता है साहब। मकान का किराया भी पे कर देता है, बीमे की प्रीमियम भी पे कर देता है। यानी जो काम आपको करने होते हैं वो आजकल बैंक कर देता है, बशर्ते कि आपने अपने बैंक को इसका आदेश दे रखा हो और खाते में पर्याप्त राशि हो। तो जो काम बेटा ग्राहक को खुद को करने होते हैं उनका काम आजकल बैंक कर रहे हैं, चाहे वो ग्राहक के द्वारा जारी किए चेक का भुगतान करना हो, बिजली के बिल का भुगतान करना हो, पानी के बिल का भुगतान करना हो, टेलीफोन के बिल का भुगतान करना हो, बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करनी हो, मकान का किराया देना हो, बीमे का प्रीमियम देना हो। यहाँ तक कि आजकल तो बैंक ग्राहक के आदेश पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करने लगे हैं। दोस्तों ध्यान रहें, आपने अपने बैंक को आदेश दे रखा हो और खाते में पर्याप्त राशि हो तो ये काम भी बैंक आजकल करने लगे हैं। पांचवा काम आप देखते हैं, पांचवा काम है बेटा वो साख का सृजन करना। पांचवा काम है बैंकों का साख का सृजन करना, क्रेडिट क्रिएशन, साख का सृजन करना। बेटा साख सृजन क्या होता है? देखिए बैंक क्या करते हैं, बैंक अपनी जमाओं को मार्केट में रोटेट करते हैं। ऐसा थोड़ी बेटा कि बैंक में मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए जमा करवाया तो बैंक लाल कपड़े में बांध के उस पर BS राजावत लिख करके किसी तहखाने में डाल देगा। नो, बैंकों का काम है इधर से लिया और इधर दिया। बैंक मुद्रा को मार्केट में क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। बैंक मुद्रा को मार्केट में घुमाते हैं और घुमा करके उसमें कई गुना मूल्य की क्रय शक्ति, कई गुना मूल्य का परचेजिंग पावर है वो क्रिएट कर देते हैं। इसी को कहा जाता है साख का सृजन। तो साख सृजन का काम किसका है? व्यापारिक बैंकों का है। साख सृजन किस प्रक्रिया से होता है? ऋण देने की प्रक्रिया से। ध्यान रखना, व्यापारिक बैंक अपने ऋण देने की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी जो जमाएं हैं उनको मार्केट में रोटेट करते हैं, मार्केट में घुमाते हैं और उसमें कई गुना मूल्य की क्रय शक्ति उत्पन्न कर देते हैं। इसी को बेटा कहा जाता है साख का सृजन। अब पेपर सेटर यहाँ क्या करता है? आपको उलझाता है। उलझाता क्या? थोड़ा ध्यान रखना, एक तो है साख सृजन और एक है साख नियंत्रण, दोनों काम अलग है। अगर साख सृजन का काम पूछता तो साख सृजन का काम व्यापारिक बैंकों का है, और अगर साख नियंत्रण का काम पूछा जाता है तो साख नियंत्रण का काम है वो RBI का होता है। ध्यान रखना, साख सृजन का काम किसका है? कॉमर्शियल बैंकों का है। साख नियंत्रण का काम पूछता है तो साख नियंत्रण का काम है, वो साख नियंत्रण का काम भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। तो दोनों काम अलग हैं, साख सृजन कॉमर्शियल बैंक, साख नियंत्रण सेंट्रल बैंक RBI। अब जो की पॉइंट्स हैं उनको अपन देखते हैं। देखिए व्यापारिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं, अपने देख लिया है। सामान्य बैंकिंग का मतलब है जो जनता की जमाओं को स्वीकार करते हैं और आवश्यकतामंद व्यक्तियों को ऋण देते हैं, उनको व्यापारिक बैंक कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI है, बिल्कुल है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है वो SBI है, और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय का मुंबई में है, ये अपन जान चुके हैं। SBI की वर्तमान अध्यक्ष है वो दिनेश कुमार खारा है, DK खारा। तो ध्यान रखना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, DK खारा। फिर जिन राज्यों में RBI के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है वहाँ RBI की प्रतिनिधि संस्था के रूप में SBI बैंक काम करता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ।
फिर देखिएगा, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक आईसीआईसीआई है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक आईसीआईसीआई है। आईसीआई है बेटा, इसकी स्थापना एक वित्तीय कंपनी के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना एक वित्तीय कंपनी के रूप में हुई थी और वो हुई थी 1 जनवरी 1955 को। और ध्यान रखना, आईसीआई ने बैंक के रूप में काम शुरू किया 1994 से। बैंक के रूप में काम किया 1994 में, जब स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 को, तब इसकी स्थापना एक वित्तीय कंपनी के रूप में हुई थी। आईसीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। भारतीय औद्योगिक साख व निवेश निगम हिंदी में नाम है। भारतीय औद्योगिक साख व निवेश निगम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। आईसीआई की वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो संदीप बख्शी हैं। फिर हैं ऐसे व्यापारिक बैंक जिनका आरबीआई की दूसरी सूची में नाम हो, उनको अनुसूचित बैंक कहा जाता है। मैंने अनुसूचित और गैर अनुसूचित दो प्रकार का वर्गीकरण करके आपको बताया था। ऐसे व्यापारिक बैंक जिनका आरबीआई की दूसरी सूची में नाम नहीं है, उनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बेटा 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ये अभी मैं बताता हूँ व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। और 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, वो बेटा जी 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। फिर देखिएगा बेटा 4 सितंबर, देखिए पहले व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण बता दूं। व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखो राष्ट्रीयकरण का अर्थ तो मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे बैंक जिनकी स्थापना निजी क्षेत्र में हुई थी और सामाजिक हित और लोक कल्याण को ध्यान में रख करके सरकार ने उनको अपने हाथों में ले लिया, उनको इस प्रक्रिया को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। राष्ट्रीयकरण किया क्यों, ये भी सुनिएगा। बेटा 1969 से पहले भारत में अधिकांश व्यापारिक बैंक वो निजी क्षेत्र में थे, पूंजीपतियों के बैंक थे। और जब पूंजीपतियों के बैंक थे तो ये पूंजीपति अपनी बैंक शाखा केवल शहरों में खोलते थे, गांव में जाते नहीं थे। और दूसरी बात, ऋण देने में भेदभाव करते थे। ये प्राय ऋण देते थे बड़े उद्योगपतियों को, बेटा ये किसानों और लघु उद्यमियों को ऋण उपलब्ध नहीं करवा रहे थे। तो एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाएं डेवलप नहीं हो रही थी, और दूसरा बेटा किसानों और लघु उद्यमियों को ऋण नहीं मिल रहा था। ये ऋण के लिए महाजनों पर डिपेंड थे और महाजन इनका शोषण कर रहे थे। उस समय सरकार थी भारत में इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी ने इन बैंकों से रिक्वेस्ट की, इन पूंजीपतियों से रिक्वेस्ट की कि देखो भाई, आप गाँव में भी अपनी बैंक शाखाएं डेवलप करो, किसानों और लघु उद्यमियों को भी ऋण उपलब्ध करवाओ। पर बेटा इन पूंजीपतियों ने सरकार की इस रिक्वेस्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। 50 करोड़ से अधिक थी। और 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। 200 करोड़ से अधिक थी। इस प्रकार कुल मिलाकर के 20 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 + 6 बराबर कितने हो गए, 20। और व्यापारिक बैंकों के दोनों ही बार राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री थी, पीएम थी, वो थी इंदिरा गांधी। तो व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कितने भी व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 20 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 एक बार किया, 6 एक बार किया। और दोनों ही बार भारत की प्रधानमंत्री थी, वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। पर वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या वो 11 है। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या 11 रह गई। 11 क्यों रह गई?
क्योंकि बेटा वो कुछ व्यापारिक बैंकों को आपस में, कुछ राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या है वो कितनी रह गई है? वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या 11 रह गई है। 11 कैसे रह गई? देखिएगा, 11 ऐसे रही, राष्ट्रीयकरण 20 का किया, राष्ट्रीयकरण तो कितने का किया? 20 का किया। पर बेटा जी इसमें आप देखें तो 4 सितंबर 1993 को, 4 सितंबर 1993 को एक बैंक था न्यू इंडियन बैंक, न्यू इंडियन बैंक, और इस न्यू इंडियन बैंक को किस में मिला दिया? पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया। तो देखिए राष्ट्रीयकरण कितने का किया था? 20 का। 20 में से न्यू इंडियन बैंक किस में मिल गया? पीएनबी में मिल गया। तो यहाँ तक तो संख्या कितनी रह गई थी? 19। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक, दो बैंक थे। 1 अप्रैल 2019 से एक बैंक था विजया बैंक और दूसरा था देना बैंक। इन दोनों बैंकों को बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया। किस में मिला दिया? बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी में मिला दिया। यानी दो बैंक और मेरे जो हो गए, विजया और देना। तो अब 19 - 2 बराबर कितना रह गए? 17 रह गए। इसके बाद में आप और चले तो फिर से बेटा जी आप देखें 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक हैं, इसको तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक है, ये दो बैंक, ओरिएंटल बैंक ओबीसी और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों को किस में मिला दिया? पंजाब नेशनल बैंक में। तो ओरिएंटल बैंक गया, यूनाइटेड बैंक में मर्ज हो गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक को भी मिला दिया किस में? इंडियन में। तो इलाहाबाद भी गया। फिर है सिंडिकेट बैंक का केंद्रा बैंक में, तो सिंडिकेट बैंक भी गया। किस में गया? केंद्रा बैंक में गया। तथा आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, ये दो बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। दो बैंक ये गए। तो अब देखो आप यहां देखें आप तो 6 बैंक और चले गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 17 में से कितने बैंक मर्ज हो गए? 6 बैंक मर्ज हो गए। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या वो कितनी रह गई? 11 रह गई है। ध्यान रखने की बात है, कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण तो हुआ था 20 का, पर 9 राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक वो मर्ज कर दिए गए हैं। और वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या आपसे पूछे तो 11 है। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, नोट करके ये ध्यान रखना, केवल पूछे कि राष्ट्रीयकृत कॉमर्शियल बैंक कितने हैं, राष्ट्रीयकृत सीबी कॉमर्शियल बैंक कितने हैं, तो वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक हैं वो कितने हैं? 11 हैं। पर अगर प्रश्न पूछे कि वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर के, सार्वजनिक क्षेत्र के कॉमर्शियल बैंक कितने हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र के कॉमर्शियल बैंक है वो 12 है। अब 12 क्यों? प्रश्नों को ध्यान रखना, केवल राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक पूछते हैं तो 11 है, और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंक पूछे तो उत्तर 12 है। क्यों? ये 12 कैसे? इन 12 में 11 तो राष्ट्रीयकृत है, 11 तो कौन से हैं? राष्ट्रीयकृत हैं। यानी ऐसे बैंक जिनकी स्थापना तो प्राइवेट सेक्टर में हुई थी पर बाद में सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, 11 तो ऐसे हैं। और एक बेटा इसमें एसबीआई है, क्योंकि एसबीआई राष्ट्रीयकृत नहीं है। एसबीआई बैंक अपनी स्थापना के समय से ही सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और एसबीआई स्थापना के समय से ही सार्वजनिक क्षेत्र का व्यापारिक बैंक है। तो एसबीआई सार्वजनिक तो है पर राष्ट्रीयकृत नहीं है। तो 11 + 1 बराबर कितने हो गए हैं? 12। ये ध्यान रखने की बात है। तो देखिएगा जो बेटा हमारा लेक्चर नंबर 3 हुआ है, उस लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा है व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, अनुसूचित व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, व्यापारिक बैंकों के क्या काम होते हैं, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, फिर कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था,
और वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या कितनी है। ये सारी बातें हैं वो अपन ने लेक्चर नंबर 3 में की है। हमारा जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें अपन कोऑपरेटिव जो आपका कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।